नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। जब मेरी कही हुई या लिखी हुई किसी बात को सुप्रीम कोर्ट कहता है, दोबारा लिखता है, आदेश देता है, तो मन में तसल्ली होती है कि मेरी लिखी हुई बात जो है उसमें वजन था। अभी बैंकों में जो साइबर फ्रॉड हो रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा। चीफ जस्टिस और उनके साथ एक दूसरे जज थे। इस बेंच ने कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी से 54,000 करोड़ रुपए जो ग्राहकों के खातों से निकल गए हैं, ये पूरी तरह से डकैती है, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ऐसे मामलों में बैंक के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। कहा है आरबीआई को, कहा है टेलीफोन कंपनियों को, कहा है दूरसंचार विभाग को, कहा है बैंकों को और केंद्र सरकार को कहा है कि ऐसी डिजिटल धोखाधड़ी, ऐसे साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए ये सब मिलकर 4 महीने के भीतर एक योजना बनाए कि इनको कैसे रोका जाएगा। और बैंकों को खूब फटकार लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत फटकार लगाई है। मैं उसको देख रहा था, क्या क्या नहीं कहा है उन्होंने। अभी 9 फरवरी की बात है, ये कल की ही बात है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कहा कि बैंक लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, बोझ बनते जा रहे हैं देश के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हिंदुस्तान के बैंक देश के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि वे फ्रॉड करने वाले जो लोग हैं पहले उनको लोन देते हैं। ये साइबर फ्रॉड से परे का है, जो लोग बैंक से कर्ज लेकर खा जाते हैं उनके बारे में है कि बैंक पहले फ्रॉड करने की नीयत रखने वाले लोगों को लोन देते हैं। उसके बाद लोन के निपटारे के लिए जो सरकार की बनाई हुई संस्थाएं हैं, NCLT है, NCLAT है, उनमें इन मामलों को लटकाए रखते हैं। कोर्ट ने कहा कि बैंक पब्लिक मनी के ट्रस्टी हैं, लेकिन वे इस विश्वास को तोड़ रहे हैं। बैंक से धोखाधड़ी करने की नीयत से जो लोग लोन लेते हैं उनके और बैंक की मिली भगत, भगत शब्द पे कुछ लोगों को आपत्ति हो रही है कि हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ भगत शब्द कहा जा रहा है। आप इसको मिली मौलाना कर लीजिए, मिली पादरी कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। तो इस गठजोड़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने देखा है कि बैंक अधिकारी आरोपियों से पूरी तरह हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। ये मैं तो बरसों से बोलते आ रहा हूं, लिखते आ रहा हूं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 54,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है डिजिटल फ्रॉड में, ये पूरी तरह डकैती है। सीबीआई और ईडी को जांच तेज करने के लिए कहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि बैंक अपने खातेदारों के साथ खुद फ्रॉड करता है, बैंक के पैसों पे फ्रॉड करता है, फर्जी लोगों को लोन देकर और डुबाकर उस पैसे को, वहां से लेकर डिजिटल फ्रॉड को रोकने की कोशिश नहीं करता। किसी को डिजिटल अरेस्ट घर में करके जो ठग हैं वो धमका के उसको उसके खाते से करोड़ों रुपए निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं उसको, उसके बदन से खून की आखिरी बूंद तक निकाल लेते हैं और बैंक कुछ नहीं करते। आपको ध्यान होगा कि मैं आपके सामने इस एडिटोरियल में और अखबार के एडिटोरियल में बार बार ये बात कहते आया हूं। मेरी पत्नी मुझको चेक देती है स्टेट बैंक का, और उन्हीं से मुझको चेक हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में मिलते रहता है। इसके बावजूद बैंक उनको टेलीफोन करके पूछता है, ये आपने दिया है 2 लाख रुपए का चेक, ऐसा नहीं 2 करोड़ का रहता है, ये 2 लाख का चेक आपने ही दिया है। फ़ोन लगा के पूछता है। वो कोई काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, उसके बीच में अगर फ़ोन नहीं लगता तो पेमेंट रुक जाता है।
और ठग पूरी पूरी रात 24 घंटे, एक हफ्ता, 28 दिन तक निचोड़ते रहते हैं किसी अकाउंट से पैसा, और बैंक कुछ नहीं करता। मैंने बार बार कहा था इस बात को कि बैंक को ये सिस्टम डेवलप करना चाहिए, सुरक्षा डेवलप करना चाहिए अपने कंप्यूटरों पर कि किसी अकाउंट से अगर रात बिरात नए नए खातों में पैसा, बड़ी बड़ी रकम जा रही है, तो बैंक के कंप्यूटर उसको, बैंक को अलर्ट कर सकते हैं, और बैंक को 24 घंटे ये सुरक्षा इंतजाम करना चाहिए। आप केवल पैसा खाने के लिए थोड़ी बैठे हुए हो ग्राहक का। जितने लोग डुबाते हैं आपके कर्ज का पैसा, वो तो आप ग्राहकों के मत्थे डाल देते हो, जिनको आप ब्याज कम देते हो। डुबाते पैसा आप हो और पैसा कम देते हो ग्राहकों को, एफडी पर कम देते हो, दूसरे चीज़ों पर कम देते हो, अपना पूरा घाटा आप ग्राहकों से निकाल लेते हो। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। मेरा तो कहना था कि बैंक में ये अलर्ट होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए कि संदिग्ध लेन देन जो है वो तुरंत रोक दिया जाए उस अकाउंट को। मैंने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि बैंक को अपने ग्राहकों से ये मांगना चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि संदिग्ध दिखने पे भी हम भुगतान जारी रखें, तो आप लिख के दो हमको हलफनामा कि मेरे खाते से संदिग्ध जैसा भी रहे निकले, आप नहीं रोकेंगे, उसको लिख के दें लोग। बैंक के पास बहुत सारे अधिकार हैं। केवाईसी के नाम पे कितने चक्कर लगवाते हैं बैंक वाले। लेकिन मैं दूसरी बात बता रहा हूं आपको। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अभी बैंकों में इंतजाम ये है कि अगर फ्रॉड की रिपोर्ट 3 घंटे में की जाए तो आपका नुकसान नहीं होगा, बैंक उठाएगा। लेकिन 3 घंटे में किसको पता लगता है उसके खाते से पैसा चले गया। और 4 से 7 दिनों में अगर आप बैंक को खबर करते हैं कि मेरे खाते से पैसा निकल गया है, धोखाधड़ी हुई है, तो बैंक कुल 10,000 रुपये तक की भरपाई की जिम्मेदारी लेता है। कुल 10,000 रुपये। लोगों के खाते से, बड़े बड़े अफसरों के खाते से करोड़ों रुपए निकल गए हैं। रिटायर्ड बूढ़े लोगों के खाते से करोड़ों रुपए निकल गए हैं और बैंकों ने कोई इंतजाम नहीं किया। चलिए भाई, आपने इंतजाम नहीं किया, आप लापरवाह हैं, गैर जिम्मेदार हैं, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ दूसरी खबरें बताता हूँ मेरे आसपास की। मेरे शहर में जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ बैंक, केनरा बैंक के ऊपर, उसके एक अफसर के ऊपर धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज हुआ है। जुर्म पुलिस आसानी से दर्ज नहीं करती, बैंक के खिलाफ तो बिल्कुल आसानी से दर्ज नहीं करती है। केनरा बैंक के अफसर पर जुर्म दर्ज हुआ है कि एक लड़की के नाम पे उन्होंने खाता खोल दिया और उस लड़की की जानकारी के बिना, मर्जी के बिना करोड़ों रुपए की अफरा तफरी उस खाते से करते रहे। और तो और बैंक के एक अफसर ने अपने आप को, खुद को उस लड़की का नॉमिनी बना दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कोई बैंक कितनी धोखाधड़ी कर सकता है। आपने एक लड़की की जानकारी के बिना खाता खोल दिया, उसकी जानकारी के बिना करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, उसको पता ही नहीं चल रहा है। और उसके बाद में आप अपने आप को, बैंक का अफसर अपने आप को उस लड़की का नॉमिनी बना ले रहा है। लड़की मर जाए तो पूरा पैसा इस अफसर को मिल जाए, ऐसा कहीं आपने सुना है? ये मेरे शहर में कल जुर्म दर्ज हुआ है। मेरे ही प्रदेश में एक दूसरे शहर में एक दूसरे बड़े नामी गिरामी बैंक, शायद HDFC है, उसके आधा दर्जन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है जो धोखाधड़ी में शामिल थे। बैंक के आधा दर्जन कर्मचारियों को शामिल किया है क्योंकि वो धोखाधड़ी में शामिल थे। इस घटना को, ये कल हुई है गिरफ्तारी, इसको जाने बिना सुप्रीम कोर्ट कल वहां बोल रहा था कि इस तरह की धोखाधड़ी में हमने देखा है कि बैंक अधिकारी आरोपियों से पूरी तरह हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, मैंने महादेव ऑनलाइन सट्टा के बारे में कहा था कि आप गरीब लोगों को, बहुत गरीब अनपढ़ लोग हैं, उनके खाते को कोई सट्टेबाज किराए में ले लेता है, उसको म्यूल अकाउंट, खच्चर खाते की तरह यूज़ करता है और उस खच्चर खाते में सट्टे की बुकिंग का पैसा आता है।
एक एक मिनट में 200-400 पैसा आता है, दिन भर में 10-20-25 लाख रुपया आता है एक एक खाते में, और उससे पैसा दूसरे खातों में ट्रांसफर होते रहता है। ये बैंक को समझ में नहीं आता है ये कि जो गरीब है, जिसके खाते में 3 साल से 1200 रुपया पड़ा था या 600 रुपया पड़ा था, अभी रातों रात उसमें पैसे की बरसात हो रही है और उस बारिश को पंप लगाकर निकाल दिया जा रहा है, दूसरे खातों में डाल दिया जा रहा है। ये बैंकों को समझ नहीं आता। मैं आपको बतला सकता हूं, हाईकोर्ट के एक जज ने लिखा था पुलिस के बारे में, हिंदुस्तानी पुलिस के बारे में, कि ये वर्दीधारी गुंडा है, ये गुंडों की सबसे बड़ी फौज है पुलिस, ऐसा लिखा था। मैं अभी उसके सही होने और ना होने पे टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में कानूनी दर्जा प्राप्त कोई कंपनियां, कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अगर सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी में शामिल हैं तो वो बैंक है। मैं हर बैंक के बारे में नहीं कहता, हर ब्रांच या हर अधिकारी कर्मचारी के बारे में नहीं कहता, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बैंक कर्मचारी ये धोखाधड़ी में शामिल है, मैं आपको बतला नहीं सकता। एक कंपनी का केस हाईकोर्ट में चल रहा है, कोई यस बैंक या किसी का केस है, किसी एक निजी व्यक्ति के खाते में 145 करोड़ या ऐसा कुछ पैसा डाल दिया गया और निकाल लिया गया, और वो कह रहा है कि ये मेरे खाते की जांच करवाई जाए, ये पैसे कैसे डाले गए और कैसे निकाले गए। और वो पैसा जो है पिछली कांग्रेस सरकार की समय का ये मामला है। ये पैसा जो है कई नेताओं तक, अफसरों तक गया था, ये पैसा राज्य सरकार में। एक किसी के घरेलू खाते में, बचत खाते में, सेविंग खाते में आप 150 करोड़ 145 करोड़ डाल दे रहे हो और निकाल ले रहे हो, बैंक को पता नहीं चलता। तो ये इतने बड़े बड़े अफसर जो हैं, ये किस मर्ज की दवा हैं? ये फर्जी कागजात लगवा के लोन सैंक्शन करवाते हैं, उसके ऊपर परसेंटेज लेते हैं। ये एनपीए होता है तो उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को दूसरे को औने पौने में बिकवाने की साजिश में शामिल रहते हैं। मैं आपको कह सकता हूं कि जिन बैंकों को ईमानदारी से काम करना चाहिए, ऐसी उम्मीद की जाती है, वो आज हिंदुस्तान में तमाम किस्म के बैंकिंग फ्रॉड में शामिल है। एक कोई निजी बैंक ऐसा भी है जिसकी मुखिया महिला जो है, उसने ऐसे लोगों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया जिन्होंने उस महिला के पति के कंपनी में शेयर खरीदे, पूंजी निवेश किया। आ गया मामला, पूरा पकड़ में आ गया, गिरफ्तारी सब हो गई। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो इन बातों को एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह से बरसों से बोलते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ कि सरकार और बैंक इनको मिलकर धोखाधड़ी से जिनका पैसा ठग लिया जाता है बैंक खातों से, उनकी भरपाई के लिए एक बीमा योजना लागू करनी चाहिए, जिसका प्रीमियम जो है सरकार, बैंक और ग्राहक ये मिलकर दें, या आप जो बैंक से ब्याज देते हैं लोगों को डिपॉजिट पे, उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर सरकार और बैंक मिलकर तीनों वो प्रीमियम दें और धोखाधड़ी की भरपाई करें। मेरा दूसरा ये भी मानना है कि बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी धोखाधड़ी में पकड़ाते हैं, उनको मामूली सजा नहीं होनी चाहिए। ये ट्रस्टी हैं, ये लोग भरोसा करते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, नोटों से भरा हुआ झोला ले जाके व्यापारी कैशियर के हाथ में दे देते हैं, इसको जमा कर लेना। कितना है? 12 लाख रुपया, छोड़ के चले जाते हैं, गिनते तक नहीं। उनको मालूम है कि बैंक का कैशियर है तो ईमानदार है। इतना भरोसा करते थे लोग। आज मैं देखता हूं जो अंदाज है, छत्तीसगढ़ का एक आईएएस अफसर, उसने अपने भाई के कारखाने में पूंजी निवेश करवाने के लिए गांव के पूरे गांव के लोगों के फर्जी बैंक खाते खुलवा दिए, फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया, फर्जी बैंक खाते खुलवा दिए,
गांव के हर गरीब के नाम से 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख रुपया उनके खाते में जमा करवा दिया और उनमें से हर एक का पैसा जो है अपने भाई के कारखाने में ट्रांसफ़र भी कर दिया। इस तरह से अपनी काली कमाई को उसने सफ़ेद कर दिया। अरे तुमको जो करना है, ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो काला सफ़ेद करते हैं। तुमने गांव के गरीब लोगों के नाम से, इसी राज्य का आईएएस अफसर रहते हुए, यहीं की पैदाइश रहते हुए छत्तीसगढ़ की, इसी शहर का रहते हुए, शहर से लगे हुए गांव में आपने गांव के लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाए, उससे फर्जी खाते खोले, उससे फर्जी उसमें कैश जमा करवाया और उसको फर्जी अपने भाई के कंपनी में, कारखाने में ट्रांसफ़र करवा दिया करोड़ों रुपया। आपको क्या लगता है कि बैंक मैनेजर को ये पता नहीं होता? मैं आपको बतलाता हूँ, मैं जिस अखबार में नौकरी करता था वो अखबार काफ़ी दिक्कतों से गुजरता था। हर दिन बैंक के गोदाम से कागज़ का 1 या 2 रोल निकालने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। और बैंक के जो ब्रांच मैनेजर थे बड़े साख वाले व्यक्ति थे, कोई आंच नहीं आई उनके ऊपर आखिरी तक। वो मेरे अखबार के मुखिया के दोस्त भी थे, लेकिन वो पूरी नज़र रखते थे कि ये पैसा अभी तक आया नहीं है, कैसे कागज़ दिया जाए, इतनी ओडी नहीं दे सकते। ये 10,000 20,000 रुपए की बात थी, ये नहीं दिया उन्होंने, पैसा डूबा नहीं, कभी नहीं दिया उन्होंने, यारी दोस्ती रहते हुए भी नहीं दिया। शाम को दोनों मंदिर में एक साथ बैठते थे, लेकिन दिन में गलत काम नहीं किया उन्होंने, कोई पैसा नहीं दिया, कोई पैसा डूबा नहीं, उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई। मैंने ऐसे बैंकिंग को देखा हुआ है। आज बैंकों की हालत यह है कि माफिया सरगना की अगर शादी हो तो बैंक वाले जो हैं उसमें नाचने के लिए दुबई चले जाते हैं, नाचते हैं ये लोग उसमें बारात में। तो मैं तो लगातार इनके खिलाफ बोलते और लिखते आया हूं। ये अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 4 महीने के भीतर ये सब जुर्म और ये धंधा बंद करने का तरीका निकालो और बताओ कि कैसे सुरक्षा होगी, कैसे बचाव होगा, कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। आपको भी सोशल मीडिया पर लिखना चाहिए, जहाँ जहाँ बैंक आपके साथ धोखाधड़ी करते हैं आपको उसके बारे में लिखना चाहिए। कोर्ट, कचहरी, पुलिस ये सब अलग है, आपको लिखना चाहिए। मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के जिन धोखाधड़ी के बारे में ध्यान उठाया है, कहा है बैंक जो है KYC, नो योर कस्टमर को ठीक से फॉलो नहीं करते। एक फर्जी कंपनी को 500 करोड़ का लोन दिया गया, पूरा पैसा विदेश चले गया और बैंक ने इस फर्जी ट्रांसफ़र पे कोई अलर्ट नहीं किया, कोई सवाल नहीं उठाया कि तुमको लोन मिला है यहाँ कारोबार करने के लिए, इस 500 करोड़ को तुम विदेश कैसे भेज रहे हो। ये लिखा है कि रिटायर्ड व्यक्ति के अकाउंट से 50 लाख ट्रांसफ़र होता है लेकिन बैंक अलर्ट नहीं भेजता। मैं आपको नाम लेकर बताता हूँ। स्टेट बैंक में मेरा निजी अकाउंट है, मैं उससे पैसा किसी को देता हूँ, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता, उसमें कोई मेरे नाम से पैसा जमा करता है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आता है। देश के सबसे बड़े बैंक, सरकारी बैंक SBI का ये हाल है। CJI ने कहा है बैंकों को संदिग्ध ट्रांसफ़र को फ्लैग करना चाहिए, कस्टमर से कंफर्मेशन लेना चाहिए। आपने देखा होगा, मैं साल 6 महीने में ही कम से कम 4 बार आपके सामने कैमरे पे इस बात को बोल चुका हूँ। चीफ जस्टिस ने कल कहा है इसको, चीफ जस्टिस ने कहा है ऐसे बैंक अधिकारियों को सजा दी जाए और जेल में डाला जाए। और 2025 के साल में CBI ने कई बैंक अफसरों को गिरफ्तार किया जो बैंक फ्रॉड करने वाले लोगों से मिले हुए थे। आपको बताऊं, मैं छत्तीसगढ़ में देखता हूं, मैं किसानों की फसल का बीमा करना, उसमें बैंक शामिल दिखते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें बैंक के अधिकारी कर्मचारी फ्रॉड में न जुड़े हुए हैं। हर कर्मचारी अधिकारी फ्रॉड में जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन हर तरह के बैंकिंग फ्रॉड में कोई न कोई अधिकारी कर्मचारी जुड़े रहते हैं। हर कर्मचारी फ्रॉड नहीं करते, लेकिन हर फ्रॉड बैंक कर्मचारी अधिकारी के भागीदारी से
सोची समझी अनदेखी से होता है। इसलिए आपका हक है, आप बैंक के खाते के बिना तो नहीं चल सकते, आपको खाता तो खोलना ही है। और मैंने अच्छे से अच्छे निजी बैंक और बड़े से बड़े सरकारी बैंक और कोऑपरेटिव बैंक सब में फ्रॉड होते देखा है, सब में। इसलिए कोई एक किस्म बैंकिंग की नहीं है जो सुरक्षित हो। आपको ही अपने खाते को देखना है, बार बार पासबुक को देखना है। एसएमएस नहीं आता है तो लिख के दीजिए कि मेरे पास एसएमएस नहीं आता है, मैं नहीं कर पाया हूँ, आपको उपदेश दे रहा हूँ। तो मुझको कलेजा ठंडा हुआ है कि मेरी कही हुई बातें जो हैं, महीनों से सालों से जो कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है सरकार को, बैंक को, आरबीआई को, सीबीआई को, ईडी को, सबको कहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, सोचिएगा इस बारे में। और मुझको नहीं लगता आपके कोई भी ऐसे दोस्त होंगे जिनका बैंक में खाता नहीं होगा। हो सकता है मेरी इस बात से उनको थोड़ी जागरूकता मिले, थोड़े वो सावधान हो सकें। इसलिए इसकी लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपका बैंकों का क्या तजुर्बा है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू अगर आप खाते पीते हैं तो मैं आपको एक बात बतला सकता हूँ, लोग आपसे धीरे धीरे परहेज करने लगते हैं। जो लोग तंबाकू के शौकीन नहीं हैं, जो तंबाकू के शौकीन हैं वो तो आपको कहेंगे थोड़ा माखुर दे, जरा तंबाकू दे, ऐसा कोई कहेंगे थोड़ा खैनी दे। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जुबान है। तंबाकू वाले तो जिनको यानी जो हम सब कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, उस जुलूस में जितने लोग शामिल हैं वो तो एक दूसरे से तंबाकू मांग लेते हैं। लेकिन मेरे किस्म के लोग जो तंबाकू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उससे दूर रहते हैं, वो तंबाकू खाने पीने वाले लोगों से भी दूर रहते हैं। मैं ऐसे ड्राइवर की गाड़ी में नहीं बैठता, जो मैं तो ड्राइवर रखता नहीं हूँ, दूसरे ड्राइवर जो तंबाकू खाते पीते हैं उनकी गाड़ी में नहीं बैठता। मैं उनको कह देता हूँ कि भाई आप सिगरेट वगैरह पीते हैं तो ब्रश करके आना, और मेरे सफ़र तक आप सिगरेट मत पीना, नहीं तो मैं दूसरी गाड़ी बुलवा लूँगा। और जो दरवाज़ा खोल खोल कर तंबाकू थूकते हैं उनको भी मैं मना कर देता हूँ कि आप बिना तंबाकू नहीं रह सकते, तो जहाँ गाड़ी रुकेगी वहीं खाना, वहीं थूकना, और कुल्ला करने के बाद गाड़ी चलाना। मुझको बदबू आ रही है तंबाकू की, आपको भी ऐसा करना चाहिए। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए आपको नहीं भी आ रही हो तो भी बोलिए कि गटर जैसी बदबू आती है, बंद करो तंबाकू खाना पीना। फिर मिलेंगे।